अ, सर्वप्रथम मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्री डेवलपमेंट एसोसिएशन का, उत्तर प्रदेश सरकार का, आरएम ऑफिस अलीगढ़ और कारधन ओवरसीज के माध्यम से आज हम मिशन शक्ति के तहत आप सब लोग से जुड़ सके। मिशन शक्ति के जो 3 पिलर हैं जिनमें हम बात करते हैं यूजुअली नारी सुरक्षा की, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन की। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जैसे पिछली बार जब हम जुड़े थे आपसे, तो मैंने आप लोग को बहुत सारी चीजें वो बताई थी जो सरकार की तरफ से स्कीम्स हैं या जो सरकार की तरफ से जो भी पॉलिसीज हैं जो आप लोग तक पहुंचाई जाती हैं। आज मैं इस मंच के माध्यम से आप लोग को ये बताना चाहूंगा कि ऑफकोर्स आप लोग सब लोग इंडस्ट्रीज में हैं, लेकिन जो एचआर डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको एचआर के लॉ जरूर पता है और वो क्या क्या लॉ हैं जो कि महिलाओं के लिए वो जो लॉस। अगर आप लोग ज्यादा कदा किसी भी और ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो कौन से एचआर के जो लॉ हैं वो महिलाओं के लिए काम कर रहे होते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए, सम्मान के लिए संविधान में क्या प्रावधान दिए गए हैं। और तीसरी चीज, वो कौन से जो 3 से 4 स्कीम्स हैं और वो कौन से ऐसे और अधिक स्कीम्स हैं उत्तर प्रदेश स्टेट की या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो संपूर्णतः महिलाओं के ऊपर आधारित है। तो शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले तो आपको कुछ एक्ट के बारे में बता दूं जो लॉ है, एचआर के जो नियम। आप सब लोग को पता होगा कि जब आप लोग काम करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि अगर हम बराबर का काम कर रहे हैं, मतलब एक जैसा काम कर रहे हैं, तो हमें एक जैसा क्या बोलते हैं पेमेंट भी मिलना चाहिए, हमें आय भी उसके बराबर हिसाब से मिलनी चाहिए। तो ये जो नियम है ये सिर्फ ऐसा पाया गया है कि अधिकतर जब भी हम फैक्ट्रीज में काम होता है और ऑफिस में काम होता है तो महिलाओं की आय कम कर दी जाती है और पुरुषों की आय ज्यादा रखी जाती है। लेकिन आपको बताऊं कि 1976 इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट के अकॉर्डिंगली ऐसा करना कानून जुर्म है। अगर आप एक ही क्वालिफिकेशन, एक ही एक्सपीरियंस, बराबर के क्वालिफिकेशन, बराबर का एक्सपीरियंस रखे हुए इंसान को, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, आप अपने ऑफिस में रखते हैं तो सबको बराबर समकालीन आपको पेमेंट देना है। ये नियम है इस तरीके से। इसी तरीके से मैं आपको बताऊं कि चाइल्ड मैरिज जो है, पहले आपने देखा होगा, अभी भी ऑफकोर्स मैं कहूंगा कि अभी भी हमारे संपूर्ण भारत में क्या बोलते हैं जो बच्चियों की शादी है वो जल्दी कर दी जाती है। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहाँ इसके सबसे ज्यादा उदाहरण मिलते हैं। लेकिन जो 1955 का एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट और चाइल्ड मैरिज एक्ट जो है, वो ये कहता है कि जो उम्र है, जो संविधान के द्वारा जो उम्र दी गई, कही गई है 18 साल, 18 साल पे ही आपको लड़कियों की शादी करनी है। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो 1955 एक्ट के अकॉर्डिंगली आप दोषी करार किए जा सकते हैं। इसी के आगे मैं बढ़ता हूँ। जब कभी भी जब महिलाओं की शादी हो, जब लड़कियों की शादी होती है, उनको बहुत सारी चीजें कई बार ऐसा भी फेस करना पड़ जाता है जहाँ पे डाइवोर्स का स्थिति आ जाती है, तलाक लेने की स्थिति आ जाती है। और उन स्थितियों में उनको कौन सा एक्ट ऐसा लगता है जहाँ पे वो क्या बोलते हैं अपने आप का सपोर्ट एक्सटेंड करवा सकती है, सपोर्ट दे सकती है। तो 2001 में एक एक्ट आया था जिसके तहत मैरिज अमेंडमेंट एक्ट उसको बोला जाता है। उस मैरिज अमेंडमेंट एक्ट में ये कहा गया था कि जब कभी भी ऐसा कुछ होगा, कोर्ट का तो अपना एक सिस्टम होता है, कोर्ट के इंडिपेंडेंट एनजीओ भी रहते हैं, लेकिन कोर्ट में एक स्पीडी डिस्पोजल के लिए कहा गया कि ऐसे डाइवोर्स केसेस, जो भी डाइवोर्स के केसेस हैं, उनको स्पीडी रिकवरी करिए, पहली चीज। और दूसरी चीज, अगर उनका मेंटेनेंस का कुछ ऐसा केस है, उन्होंने जो लेडीज ने मेंटेनेंस का कुछ केस दायर किया हुआ है, तो उसको भी जल्द से जल्द शुरुआत कर लेंगे, सो दैट जो महिलाएं हैं जिनको की मतलब ऐसी चीजें चाहिए, सपोर्ट चाहिए, जो वो हम तत्काल प्रभाव से शुरू कर सकें। इसी के माध्यम में मैं आपको बताऊं कि ये जो नियम, एक नियम और भी है जो इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट के तहत खाया जाता है। वो 1956 में आया था, 1986 में उसका फिर से संशोधन हुआ, 2001 में और संशोधन हुआ। संशोधन उसमें होता रहा है, ऑफकोर्स उसमें चेंजेस आते रहे, क्योंकि जैसे जैसे लोगों की तकलीफें सामने आती गई उसके हिसाब से लोगों की तकलीफों को देखते हुए उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते थे, इसलिए उसमें चेंजेस करते गए। लेकिन ये एक्ट ये बोलता है कि बच्चियों का जो तस्करी होती है या बच्चियों की क्या बोलते हैं खरीद फरोख्त जो है, इस पे पूरी लगाम करता है। और अगर इसके अंतर्गत कोई भी दोषी पाया जाता है
तो उसके ऊपर अगेंस्ट में कार्रवाई की जाती है कानूनन और पुलिस के माध्यम से। आगे आता हूँ, बहुत सारे केस उत्तर प्रदेश में, बहुत सारे केस संपूर्ण भारत में आपको दहेज उत्पीड़न के केस मिल जाएंगे। लेकिन दहेज उत्पीड़न के केस तो सबको पता है कि दहेज उत्पीड़न के ऊपर या दहेज के अगेंस्ट में किया हो, लेकिन ऐसा कौन सा नियम है जो दहेज उत्पीड़न को लेके जब भी हम बात करते हैं तो कौन सा एक्ट है, अगर एज एन एचआर में बात करूं तो कौन सा वो एक्ट है जो दहेज के लिए मान्य है या दहेज के लिए उत्पीड़न के लिए रोकने के लिए काम आएगा। तो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है जो 1961 में हुआ और फिर 86 में भी इसका क्या बोलते हैं चेंजेस किया गया। जब कभी भी कोई भी केस दायर होता है दहेज को लेकर, यही वो नियम है जिसके अगेंस्ट में क्या बोलते हैं दहेज के जो केसेस है वो दायर किए जाते हैं। नियम में थोड़ा सा बदलाव किया गया था। पहले ये था कि पहले स्टार्टिंग के 3 साल था, फिर उसको 5 साल किया गया, फिर उसको 7 साल किया गया। अभी जो प्रावधान है, अब अगर ऐसा कुछ होता है तो 10 साल तक का इतिहास देखा जा सकता है, ऐसा प्रावधान है उसमें। ये जो नया चेंजेस आए हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसी तरीके से आप जानते होंगे बहुत सारे केसेस हर जगह पाए जाते हैं जहाँ पे लड़कियों की, बच्चियों की जब मतलब माँ गर्भवती बनती है और हमें ये पता चलता है कि लड़की है, हम सिर्फ लड़की होने के कारण से क्या बोलते हैं एबॉर्शन करवा देते हैं, ठीक है। लेकिन कानूनन ये एक्चुअली अपराध है, और अपराध जब हमें मैं ये तो कह रहा हूँ कि कानूनन अपराध है, लेकिन अपराध जो है वो मेडिकल टर्मिनेशन में जो एक्ट है वो मेडिकल टर्मिनेशन फॉर प्रेगनेंसी एक्ट है जो 1971 में आया था सबसे पहली बार। उसके तहत सारी कार्रवाई इसमें की जाती है। जब कभी भी ऐसा कोई केस या डॉक्टर के यहाँ या अल्ट्रासाउंड के टाइम पे ऐसा कुछ सामने आता है या केसेस आगे बढ़ते हैं, ये मैं आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये नियम बने। महिलाओं की सुरक्षा के कारण ये सब कदम उठाए गए, ये और लॉ आए। इसी तरीके से जब कभी भी आप मैं बात करूं कि महिलाओं के सम्मान की हम बात कर रहे हैं, नारी शक्ति या नारी सम्मान की हम बात कर रहे हैं, तो ऐसा प्रावधान किया गया है कि जिसमें इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट 1986 1986 में एक कानून आया जिसके तहत ये कहा गया था कि नारी को किसी भी तरीके से जब कभी भी आप कहीं भी प्रेजेंट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे उसकी फोटो लगा रहे हैं, आप उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब उसके अननोन जब वो नहीं जानती तब आप उसकी फोटो कहीं रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो एक डिग्निटी के साथ में उसकी फोटो आप जहाँ कहीं भी सोशल मीडिया पे या जहाँ कहीं भी आप प्लेस करेंगे वहां डिग्निटी के साथ प्लेस किया जाए, सो डेट उस नारी का सम्मान किया जाए। ऐसा ना हो कि आप किसी गलत तरीके से नारी की फोटो को यूज करें और उसके सम्मान को ठेस पहुंचे। तो ये कुछ ऐसे नियम हैं जो कि बहुत ही कारगर नियम है। एक चीज और भी आपने देखा होगा, बहुत सारी जगह डोमेस्टिक वायलेंस के बहुत सारे केसेस होते हैं, और प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस के लिए 2005 में नियम का आया हिंदुस्तान में कि जब कभी भी डोमेस्टिक वायलेंस होगा, चाहे वो पति के कारण हो, पति के रिलेशंस के कारण हो, और नॉट ओनली पति और पति रिलेशंस के कारण हो, अदरवाइज आल्सो क्या बोलते हैं जो भी डोमेस्टिक वायलेंस उसके अगेंस्ट में होता है, चाहे वो बच्चे कर रहे हो, चाहे वो उसकी क्या बोलते हैं नंद या भाभिया कर रही, जिस तरीके से भी है, लेकिन अगर डोमेस्टिक वायलेंस वुमेन के अगेंस्ट में होता है तो इस कानून को यूज किया जाता है, और इसके प्रावधान में इसी के अगेंस्ट में सारी कार्रवाई करती है, चाहे वो पुलिस करे या कानून करे, मतलब कोर्ट करे, लेकिन नियम इन्हीं के तहत लगाए जाए। जब कभी भी नियम लगाए जाएंगे तो नियम इन्हीं के तहत लगाए जाएंगे। पॉज के बारे में मैं आपको पिछले ही मीटिंग में बता चुका था कि पॉज किस तरीके से वर्क प्लेस में हमें सपोर्ट कर रहा होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनली, मतलब जो संविधान ने हमारे महिलाओं को, संविधान ने हमारे महिलाओं को क्या क्या राइट्स दिए। आप सब लोग जानते हैं कि हम संविधान की जब बात करते हैं तो हम सबको कहा जाता है कि हमारे पास इक्वल राइट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी है, मतलब हम सब लोग समकालीन हैं, सम्मान है। लेकिन वो आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 14 के अंतर्गत हमें वो शक्ति प्रदान की संविधान के माध्यम से कि हम सब बराबर हैं। इसी तरीके से आर्टिकल 15 कहता है कि हम सब एक दूसरे का भेदभाव नहीं कर सकते, चाहे वो लिंग पे हो, चाहे वो जाति पे हो, चाहे वो धर्म पे हो, आप भेदभाव नहीं कर सकते। 15B कहता है, जब आर्टिकल 15B पे हम आते हैं तो अब 15B कहता है कि जब कभी भी ऐसा केस होगा कि औरतों के अगेंस्ट का कोई केस है और लेडीज वर्सेस स्टेट हो रहा होगा, तो लॉ कहता है कि स्टेट के पास ये पावर है कि वो हमेशा केस जो है वो उस महिला के सपोर्ट में दिया जाए,
उसका जो सॉल्यूशन आए, उसका जो भी निर्णय आए, ज्यादातर कोशिश ये की जाए कि महिला को सपोर्ट किया जाए कोर्ट के माध्यम से। तो ऑफ कोर्स डोमेस्टिक वायलेंस महिला के अगेंस्ट में ही हो रही होती है, डाउरी का केस महिला के अगेंस्ट में ही हो रहा होता है, अबॉर्शन महिला के अगेंस्ट में ही हो रहा होता है, फिर भी ये हो रहा होता है। ऑफ कोर्स इसके साथ भी, इसके बावजूद भी स्टेट्स को पावर दी गई है कि स्टेट जब कभी भी ये नियम ले या जब कभी भी अपना निर्णय ले तो महिलाओं के फेवर में ये नियम करे। इसी तरीके से आर्टिकल 16 कहता है कि जब कभी भी इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, ठीक है, मैंने पढ़ाई की है, अगर मेरी जितनी पढ़ाई है उसके बराबर किसी और की पढ़ाई है और वो अपने ऑफिस में ही अगर वो क्या बोलते हैं प्रमोशन के लिए अप्लाई करता है, तो उसको उस प्रमोशन मिलने के लिए वो अप्लीकेबल है और उसको क्या बोलते हैं सपोर्ट करना लाजमी बनता है, मतलब सपोर्ट करने की जरूरत है वहां पे। और आर्टिकल 16 के माध्यम से वो ताकत दी गई है महिलाओं को कि वो अपने समकालीन अपने ऑफिस में ही इस तरीके से अप्लाई करेंगी, जहां अगर उनकी क्वालिफिकेशन मेंटेन है तो वो अप्लाई कर सकती हैं और उनको वो अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। इसी तरीके से लाइवलीहुड के जो प्रोग्राम है, जहां कहीं भी लाइवलीहुड के प्रोग्राम, चाहे वो सरकार चला रही हो, कॉर्पोरेट चला रहा हो, एनजीओ चला रहा हो, जब कभी भी लाइवलीहुड के प्रोग्राम्स की हम बात करेंगे तो लाइवलीहुड प्रोग्राम्स को ये लेडीज अवेल कर सकती हैं आर्टिकल 39 के तहत, और इक्वल अपॉर्चुनिटी उसमें मिलेगी, सबको बराबर का अधिकार मिलता है कि एक को जितनी चीजें मिल रही हैं, जो संसाधन मिलेंगे सीखने के लिए, वो दूसरे को भी वही संसाधन मिलेंगे सीखने के लिए। ये आर्टिकल 39 की तरफ से कहा जाता है। इसी तरीके से आर्टिकल 42 और आर्टिकल 51 भी है, जो ये बताता है कि डायरेक्टली स्टेट जो है वो ये कह सकता है कि आपके जो वर्क प्लेस है, जहाँ कहीं भी महिलाएं काम कर रही हैं, वहाँ की वर्क कंडीशंस कैसी होनी चाहिए, उनको मैटरनिटी लीव कितनी देनी है। जैसे गवर्नमेंट ने अभी मैटरनिटी, पहले जो था वो 12 हफ्ते का मैटरनिटी लीव हुआ करता था, ठीक है, अभी मैटरनिटी जो लीव है वो 26 हफ्तों की तो गवर्नमेंट ने, सरकार ने ही बोल दी, ठीक है। कुछ कॉर्पोरेट ने ऐसा तक कर दिया है कि अब मैटरनिटी लीव जो महिलाएं जब गर्भवती होती हैं और जब बच्चे होने तक 2 साल तक की छूट दे रखी है कि 2 साल के अंदर महिलाएं ज्वाइन करेंगी तो भी उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये कुछ ऐसे प्रावधान है, ये कुछ ऐसे एचआर लॉज हैं जो महिलाओं को बहुत ही ताकत प्रदान करते हैं जब वो काम कर रही होती है। मैं आता हूँ, मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स बता दिए और आपको मैंने जो एचआर लॉ है वो बता दिया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बताऊं कि सरकार ने जब ये सोचा कि महिलाओं को हमें सशक्तिकरण करना है, और महिलाओं ने जब ये कहा कि कुछ बार ऐसा भी है कि हमें महिला क्या बोलते हैं, हमें जो सशक्तिकरण किया जाए, वोट देने का अधिकार तो सबके पास है, वो तो बहुत मतलब आजादी के साथ ही हम लोग को, गणतंत्रता के साथ ही 1950 के समय ही हमें वोट देने का अधिकार सभी महिलाओं को मिल गया था। लेकिन एक महत्वपूर्ण निर्णय आया था आर्टिकल ये 73 और 74 अमेंडमेंट जब आया 1993 में, 1993 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय आया, और उस निर्णय से ये हुआ कि जितने भी पंचायती इलेक्शन और म्यूनिसिपैलिटी के जो इलेक्शंस होते हैं, महिलाओं को वहां पे ये सिस्टम कर दिया गया, कोटा कर दिया गया कि पूरे जितने नंबर ऑफ सीट्स हैं, चाहे वो क्या बोलते हैं पंचायती इलेक्शन की हो, प्रधान की इलेक्शन की हो, या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो सिटीज में होते हैं, कॉर्पोरेटर्स के जो इलेक्शंस होते हैं, पूरे सीटों में से 1/3 सीटें, जैसे अगर 100 लोग हैं तो 100 लोग का 1/3 जो है 33 सीटें जो हैं वो महिलाओं में जाएंगी, मतलब 101% महिला को ही वहां से खड़े होंगे। और उस 33% का जो 33 महिलाएं हुई, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, उस 33 का भी 1/3 जो है, ठीक है, मतलब 11 महिलाएं SC ST से होनी है, माइनॉरिटी से होनी है। तो ये जो है ये बहुत बड़ा एक्चुअली एक ताकत प्रदान किया जिसने। और आप देखेंगे कि आज की तारीख में आप प्रेजेंट गवर्नमेंट में, या चाहे आप किसी भी स्टेट में चले जाइए, किसी भी स्टेट में चले जाइए जहाँ पे पंचायती इलेक्शन है, ज्यादातर प्रधान जो है वो महिलाएं हैं। 50% से ज्यादा प्रधान हिंदुस्तान में महिलाएं हैं इस तक। तो आप आज समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा चेंजेस हुआ, इस एक नियम के कारण हमने जो है वो महिलाओं को कितनी बड़ी ताकत दी। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो मतलब संविधान के थ्रू, लॉज के थ्रू हमने ये इनको सपोर्ट एक्सटेंड किया सभी के माध्यम से, संविधान के माध्यम से।
आता हूं मैं कुछ पहले आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कुछ स्कीम बता देता हूँ। 3 ऐसी स्कीम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हर स्टेट में लागू है। उत्तर प्रदेश स्टेट में भी वो लागू है और उसके माध्यम से हर जगह महिलाओं को बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है काम करने के लिए। सब लोग जानते होंगे कुछ कुछ स्किल डेवलपमेंट के लिए हमेशा काम होता रहा है। एनजीओ काम करते हैं, अलग अलग संस्थाएं काम करती हैं, आईटीआई काम करती है, लेकिन गवर्नमेंट की भी अपनी कुछ स्कीम्स होती है जिनके तहत क्या बोलते हैं ईयरली पेमेंट किया जाता है और उन महिलाओं को सीखने के लिए अच्छा बल मिलता है उस पर्टिकुलर प्रोग्राम से। एक ऐसे प्रोग्राम है सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, एसटीपी नाम से है, स्टेप बोलते हैं इस प्रोग्राम को। सारे ही सभी राज्यों में ये प्रोग्राम चलाया जाता है। अलग अलग यूनिट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। यूनिट्स अपने आप से बताती है कि हम ये काम सिखाएंगे। कोई बोलता है हम सिलाई का काम सिखाएंगे, कोई बोलता है कि हम मोटर बाइक का काम सिखाएंगे, कोई बोलता है कि हम क्या बोलते हैं आर्टिजन्स का काम करेंगे, आर्ट एंड क्राफ्ट का काम सिखाएंगे। कोई आज की तारीख में इस काम में अब तो कोडिंग भी सिखाई जा रही है, एआई भी सिखाया जा रहा है, रोबोटिक्स भी सिखाया जा रहा है। अलग अलग स्टेट ने अलग अलग और अलग अलग यूनिट ने अलग अलग चीजें बोली कि हम महिलाओं को ये सिखाएंगे और इसके तहत पैसा दिया जाता है सरकार की तरफ से। ऑनलाइन सारी चीजें हैं, ऑनलाइन इसको आप अप्लाई करते हैं, यूनिट अप्लाई करती है। वो वर्किंग यूनिट भी हो सकती है, जैसे आपकी यूनिट आरसीजन ओवरसीज अगर चाहे तो अपने यहाँ महिलाओं को सिखाने के लिए स्टेप के अकॉर्डिंगली फॉर्म भर सकती हो। अगर उनको अप्रूवल मिल जाता है तो आपकी यहाँ महिलाएं सीखने के लिए आ सकती हैं और उसका जो खर्चा है वो गवर्नमेंट वहन करेगी। इसी तरीके से मैं बताऊं आपको कि जो हेल्थ की एक स्कीम है, आरसीएच बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, ठीक है। इसमें बताया ही जाता है ये प्रोग्राम भी संस्थाएं चला सकती है अपने यूनिट पे, अपनी अपनी जगहों पे। सब सरकार, हर स्टेट की सरकार को ये मतलब सुविधा प्रदान की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। ऑनलाइन इसको भी अप्लाई किया जाता है और इसमें सिखाया जाता है कि हेल्थ को लेके किस तरीके से महिलाओं के प्रति जागरूकता की जा सकती है और कौन कौन सी चीजें हैं जो महिलाओं के लिए जरूरी है हेल्थ को लेके। तो आरसीएच के लिए इसमें ये किया जाता है। और अंततः मैं एक आपको बहुत ही अच्छी स्कीम बताता हूँ जो कि क्या बोलते हैं स्वावलंबन के नाम से। अभी अगर मैं बात करूं स्वावलंबन के नाम से सिडबी ने भी एक अलग से प्रोग्राम निकाला हुआ है। स्वावलंबन स्कीम के अकॉर्डिंगली पहले ये जो स्कीम है ये नॉर्वे की गवर्नमेंट के द्वारा फंड किया गया था संपूर्ण भारत में। और इस फंड में ये कहा गया कि क्या बोलते हैं पैसा जो है नॉर्वे से आएगा, नॉर्वे से इंडिया में आएगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलग अलग यूनिट्स को पैसा देगी इस चीज को करने के लिए। स्वावलंबन स्कीम के अकॉर्डिंगली पहले क्या किया जाता था, अभी तक मतलब आज तक मैं अगर बात करूं तो स्वावलंबन स्कीम में स्किल ट्रेनिंग ही की जाती है। स्वावलंबन स्कीम में भी ट्रेनिंग ही दी जाती थी और स्किल बेस्ड ट्रेनिंग दी जाती थी। अलग अलग यूनिट को अलग अलग स्किल के हिसाब से बांट दिया जाता था और अलग अलग स्टेट अलग अलग स्किल के हिसाब से बांट दिए जाते थे और सब स्टेट्स में स्कीम चलाई जाती थी जिसके माध्यम से औरतों को, महिलाओं को अलग अलग रोजगार के प्रति जागरूक किया जाता था, उनको सिखाया जाता था। 3 महीने की, 6 महीने की, 9 महीने की, 1 साल तक की ट्रेनिंग इस स्कीम के थ्रू की जाता है, ठीक है। निकट भविष्य में सिडबी ने एक प्रोग्राम निकाला है। सिडबी ने स्वावलंबन नाम से एक प्रोग्राम और निकाला है जो कह रहा है कि हम हर डिस्ट्रिक्ट के 100 यूनिट ऐसे खोलेंगे, ठीक है। 5 लाख की स्टार्टिंग मनी दी जाएगी जिससे हम हर डिस्ट्रिक्ट में 100 यूनिट ऐसे खोलेंगे जहां पे नारी को, जहां पे महिलाओं को जो चीजें मैं बता रहा हूँ, जैसे जो स्कीम्स में बताता हूँ, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी आती है मैं बताता हूँ, जो एक्ट आता है वो बता रहा हूँ, जो नियम आते हैं और जो फॉर्म भरने, वो सारे फॉर्म उस जगह पे एक तो फॉर्म भरे जा सकते हैं और उस जगह से जो कुछ कुछ ऐसे कोर्सेस हैं वो भी चलाए जा सकते हैं। तो स्वावलंबन स्कीम को अब सिडबी ने भी टेकअप किया है। आप समझ सकते हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट में 100 सेंटर खुलने की बात हो रही है। तो अगर हम उत्तर प्रदेश का ही बात करें तो 80 डिस्ट्रिक्ट है, 80 × 100 लगा लीजिए, तो कम से कम इतने सेंटर्स हमारे उत्तर प्रदेश स्टेट में ही खुल जाएंगे और ये बहुत बड़ी ताकत प्रदान करेंगी महिलाओं को और औरतों को आगे निकट भविष्य में काम करने के लिए। ज्यादा समय और नहीं लूंगा मैं, कुछ बस चीजें, ये एक चीज और बता दूं, जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं
इसमें आप लोग कोशिश करिए कि महिलाओं को जरूर इसका लाभ मिल सके। उनमें से कुछ स्कीम है, जैसे ई संजीवनी स्कीम है, जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कुछ करना नहीं है। ई संजीवनी पोर्टल में अपने आप को जाके रजिस्टर करना है। जब आप रजिस्टर कर लेंगे तो आपको डॉक्टर्स, आप अपनी बीमारी के बारे में बताते हैं, डॉक्टर के साथ में आप कॉन्फ्रेंस पे फोन पे जुड़ सकते हैं। डॉक्टर को आप बता सकते हैं कि मेरे को ये बीमारी हो रखी है, और डॉक्टर आपको पर्चा भी लिख के देगा जो आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगा। इस तरीके से कोविड-19 के दौरान पे इस सुविधा को सबसे ज्यादा यूज किया गया था। ऐसे ही नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम है, स्कूल के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की स्कीम है, जो कि ऑनलाइन भरा जाता है। स्ट्रीट वेंडर स्कीम सबको पता होगा, जिसमें 10,000 रुपए, अगर आप कोई भी जो ठेले वाला है, जो आपके नजदीक में है ठेले वाला है, उसको अगर मदद की जरूरत है तो एक सिंगल फॉर्म भरने से उसको 10,000 रुपए मिल जाते हैं, और उसके बहुत काम आता है। इसी तरीके से जो महिलाएं हैं जो गर्भवती होने जा रही, अगर वो मातृत्व स्कीम के अंडर में अप्लाई करती हैं किसी भी PSC सेंटर जाके, तो उनको 6,000 रुपए मिलते हैं। और ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि सामूहिक विवाह जो है, जो सामूहिक विवाह जो है, उसको पहले करने में 25,000 मिलते थे, अब वो 51,000 रुपीज उसमें मिलते हैं। ठीक है। और जाते जाते मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जो फ्री राशन की जो सुविधा है, जो कोविड-19 में स्टेट गवर्नमेंट और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू की है, वो आगे एक्सटेंड हो गई है मार्च तक के लिए। तो उसमें जो फ्री राशन मिलता है वो सभी को मार्च तक और मिलता रहे। ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं आपका। आप लोग के कोई प्रश्न है तो आप अपने आप को अनम्यूट करके प्रश्न जरूर पूछ सकते हैं मेरे से। किसी के कोई सवाल? विकास जी, अगर आपकी तरफ से कुछ सवाल हो तो बताएं, या किसी के भी कोई सवाल हो तो। हमारी तरफ से हमें लगता है कि आपकी तरफ से किसी के सवाल नहीं है। ठीक है, धन्यवाद आप सबका साथ देने के लिए, और आप पेशेंसली मेरे को सुनने के लिए। ये स्कीम्स और ये प्रोग्राम इसलिए किया जा रहा है कि आप लोग अपने नजदीकी महिलाओं में, अपने परिवार में जब जाएं तो इन स्कीम्स का जरूर जिक्र करें, जिनसे उनको सपोर्ट मिल सकता है। कहीं ना कहीं किसी तरीके से इन चीजों से महिलाओं को जरूर सशक्तिकरण या बल मिलता है, उनको नारी सम्मान के प्रति, नारी सुरक्षा तो आप सहयोग प्रदान कर सकते हैं। ज्यादा समय ना लेते हुए एक बार फिर मैं उत्तर प्रदेश सरकार, RM अलीगढ़ और एक्शन ओवरसीज की तरफ से सबका धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ जो आप लोग जुड़े आज के इस दिन पे। धन्यवाद। मैं आप मीटिंग एंड करता हूँ। थैंक यू। वेलकम।